टाइप्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के जो आखिरी टॉपिक हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले है परऑक्सीजोम्स। अब इससे पहले परऑक्सीजोम से थोड़ा सा रिलेटेड एक ऑर्गेनेल हम डिस्कस कर चुके हैं जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम और परऑक्सीजोम किसी लिहाज से ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो क्या चीज़ है जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहली चीज़ जो लाइसोसोम, परऑक्सीजोम और गिलायऑक्सीजोम इनमें सिमिलर है वो ये है कि ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो ये इनके यहाँ सिमिलरिटी है। परऑक्सीजोम और लाइसोसोम में दूसरी सिमिलरिटी ये है कि लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर ही अंदर चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह परऑक्सीजोम के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो भी सेल के अंदर ही अंदर चीज़ों को मेटाबोलाइज करते हैं। फर्क क्या है? लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं एंड देयर फंक्शन इज मेनली इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। पर परऑक्सीजोम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो सिर्फ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन नहीं है, इसका फंक्शन थोड़ा हटके है कि ये सेल के मेटाबॉलिज्म में कुछ हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि जो टॉक्सिक चीज़ें सेल के अंदर पैदा होती हैं उनको ख़त्म करना, उनको लेस टॉक्सिक और न्यूट्रल चीज़ों में तब्दील करना, इसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। सो परऑक्सीजोम को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो डेड्यूब अगेन साइंटिस्ट था 1965 में। परऑक्सीजोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोबॉडी है, कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एंजाइम का नाम है परऑक्सीडेज, दूसरे एंजाइम का नाम है कैटालेस, तीसरे एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज वगैरह। यानी इन सब एंजाइम का बुनियादी काम जो है वो ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो करवाना है। इट्स नेम, इसका जो नाम परऑक्सीजोम है वो इसलिए रखा गया है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, इसलिए इस बॉडी को हम परऑक्सीजोम कहते हैं। यानी ये वो है जो परऑक्साइड कंपाउंड बनाता है और उनको फिर डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो ये जो परऑक्सीडेज की फॉर्मेशन है, असल में ये एक पहला स्टेप है। तो इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि परऑक्सीडेज बना के उसको छोड़ देगा, नहीं। परऑक्सीडेज वैसे जो है हाइड्रोजन परऑक्सीडेज, ये एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, तो इसे फिर आगे दूसरे कंपाउंड्स में बदलना ये भी इसका काम है। तो दो स्टेप्स में इस तरह से ये परऑक्सीडोज को पहले बनाता है, फिर इसको न्यूट्रल प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, इट ट्रांसफर्स हाइड्रोजन एटम टू द ऑक्सीजन। ये दूसरे कंपाउंड से हाइड्रोजन लेकर फिलेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के पास अगर हाइड्रोजन है, अगर वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो फिर उससे ये हाइड्रोजन लेगा और ऑक्सीजन को देगा और रिजल्टिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कंपाउंड बन जाता है जिसका फार्मूला है H2O2।
कौन सा एंजाइम है जो ये प्रोसेस करवाता है? उस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज। सो इस एस की जगह पर ए है। ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कि ये काम करवाता है। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम्स इस तरह के हो सकते हैं। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड जब बन गई तो नाउ दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड विल ब्रेक इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय अनदर एंजाइम नोन एज कैटालेज एंजाइम। तो बेटा ये चीजें आपको याद रखनी है, हमारे टेक्स्ट में कैटालेज एंजाइम का जिक्र है, ऑक्सीडेज एंजाइम का पहले जिक्र नहीं है। वहां ऐसे सिंपलीफाई किया हुआ है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में तब्दील होती है। तो असल में वाटर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड से बनाना ये कैटालेज एंजाइम का काम है, और जो ऑक्सीडेज एंजाइम है उनका काम है हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाना। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। सिंपल इसको मैं बता दूं कि प्लांट्स के यहाँ एक एंजाइम पाया जाता है जिस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। क्या नाम है? रुबिस्को। रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज। इस एंजाइम का काम ये है कि प्लांट्स के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट। रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। उसको ये एंजाइम रिएक्ट करवाता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर इसमें से एक जो कंपाउंड है वो अगला बन जाता है। लेकिन समटाइम्स यूं होता है कि प्लांट्स में स्टोमेटा के बंद होने की वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है तो वहां मौजूद होती है ऑक्सीजन। तो ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करवा सकती है अपने साथ और रिएक्शन में टेक पार्ट करवा सकती है, और ऑक्सीजन को भी टेक पार्ट करवा सकती है। तो कौन अटैच होगा ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर then carbon dioxide will take part in the reaction. If concentration of carbon dioxide is low and the concentration of oxygen is high, then oxygen will take part in the reaction. So when oxygen take part in the reaction and ribulose biphosphate going to react with oxygen by the help of enzyme Rubisco, this process is called as what? Photorespiration. थोड़ी सी इसकी मैंने बात अभी की है, वैसे ये एक डिटेल्ड प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या देखना है आपको कि भाई जो पराक्सीजोम है ये फोटो रेस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व है। तो फोटो रेस्पायरेशन में एक प्रोडक्ट बनानी होती है ग्लाइसिन, जो कि फिर आगे रिएक्शन में इस्तेमाल होगी। तो ये पराक्सीजोम ग्लाइसिन के अमाइनो एसिड को बनाता है मुख्तलिफ रिएक्शंस के प्रोसेस के जरिए से। सो रुबिस्को इज an enzyme. Generally its function is to react, facilitate the reaction between carbon dioxide and ribulose biphosphate. But in the absence of carbon dioxide, it facilitates the reaction of oxygen with ribulose biphosphate, और जो है फिर हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट वगैरह जैसे जो कंपाउंड्स हैं वो नहीं बन पाते, उसकी जगह पर दूसरे कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल विद इन द लिवर एंड किडनी। अब ये आपके यहाँ एमसीक्यूज की पॉइंट्स हैं बेटा। पहली ये एमसीक्यू की पॉइंट है कि भाई वो कौन सा ऑर्गेनेल है जहां हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है? एक पराक्सीजोम है। इसके अलावा दूसरे कंपाउंड भी हैं, दूसरे ऑर्गेनेल भी हैं, वहां पर भी इनकी जो है वो फॉर्मेशन हो सकती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिटॉक्सिफाई करना
असल में इसका काम जो है वो परागजीकोदोम का ये है। कौन से एंजाइम के जरिए से? कैटालेज एंजाइम के जरिए से। परागजीजोम का तीसरा फंक्शन, फोटो रिस्पायरेशन में भी ये टेक पार्ट करता है। चौथा फंक्शन कि ये अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। कौन से सेल्स? हमारे जो लिवर के सेल हैं और किडनी के सेल हैं, वो कहाँ कहाँ और कौन से सेल्स, कौन से ऑर्गेनिज्म में ये आपको मिलेगा? प्रोटोजोन्स में परागजीजोम होता है, प्लांट के सेल में परागजीजोम्स हो सकता है, एनिमल के सेल में परागजीजोम हो सकता है, यीस्ट के सेल में परागजीजोम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है और द सिंपलेस्ट माइक्रोबॉडी है, उसे हम कहते हैं गिलाय ऑक्सीजोम्स। व्हाट? गिलाय ऑक्सीजोम। हैरी बीवर्स नामी साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है। गिलाय ऑक्सीजोम्स आर सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? प्लांट paraxysomes. Means these are a special type of paraxysomes which are present only in plant cell. याद रखना है, paraxysome जो है आपको एनिमल के सेल में, प्लांट के सेल में, प्रोटोजोआ में, यीस्ट में मिलेगा, लेकिन गिलाय ऑक्सीजोम जो है ये आपको सिर्फ किसमें मिलेगा? प्लांट के सेल में मिलेगा। सो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ओनली इन प्लांट्स, सम लाइक paraxysomes, सेम लाइक paraxysomes, paraxysome जैसा ही है। फर्क क्या है? इट कंटेन somehow less enzymes than the paraxysomes. It possess some additional enzymes. इसके पास कुछ एडिशनल एंजाइम है जिनका काम ये होता है कि दे कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू द शुगर। सो अगर मैं पेयर बनाऊं तो पेयर यूं बनेगा कि जो गिलाय ऑक्सीजोम है इसका फंक्शन प्राइमरीली ये है कि ये फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। क्या करता है फैटी एसिड को? फैटी एसिड को तब्दील करता है किसमें? मेटाबोलाइज करता है मेनली शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है इन सिंपल। मोस्टली फाउंड इन प्लांट सीडलिंग्स। जो प्लांट का सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसका जो छोटा प्लांटलेट अभी निकला है उसे हम सीडलिंग कहते हैं। विच रिलाई अपॉन स्टोर्ड फैटी एसिड, यानी ऐसे प्लांट के सीड जिनमें फेट ज्यादा होगा तो उस फेट को शुगर में तब्दील करें ताकि प्लांट उसको इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ कर सके। तो ऐसे टाइप के सीड में जो सीडलिंग्स हैं उसमें आपको गिलाय ऑक्सीजोम ज्यादा मिलेगा। सो मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स सीडलिंग विच रिलाई ऑन, यानी जो डिपेंडेंट होते हैं किस पर? स्टोर्ड फैटी एसिड पर, फॉर एनर्जी, अपनी एनर्जी के पर्पस के लिए, टू बिगिन देयर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ताकि वो अपना नया प्लांट बढ़िया बना सके। इट कन्वर्ट्स बाय ब्रेकिंग फैटी एसिड इनटू सक्सीनेट। इसका काम दूसरा ये भी है कि ये फैटी एसिड वगैरह को सक्सीनेट में बनाता है, फिर ये अल्टीमेटली तब्दील होते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। प्रेजेंट इन लिपिड रिच सीड, ये जो है लिपिड रिच सीड में ज्यादा मौजूद होंगे, और वो सीड जो लिपिड रिच नहीं है उनमें आपको गिलाय ऑक्सीजोम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब है सेल, स्केलेटन का मतलब है फ्रेमवर्क, यानी ये सेल के अंदर मौजूद एक ऐसा नेटवर्क है जिसका काम सेल को सपोर्ट करना, सेल की मूवमेंट में उसकी हेल्प करना, सेल की साइज को मेंटेन करना, शेप को मेंटेन करना, ऑर्गेनेल्स को होल्ड करना, ऑर्गेनेल्स को विद इन द सेल मूव करवाना, सीडोपोडिया वगैरह की फॉर्मेशन करवाना। जिस तरह हमारा स्केलेटन ये सारे काम करवाता है कि हमारी बॉडी का शेप भी मेंटेन करवाता है, प्रोटेक्शन भी करवाता है, हमें मूवमेंट में भी हेल्प करता है, हमारी साइज को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है, बिल्कुल साइटोस्केलेटन इस तरह से सेल के लिए काम करता है। सो इट इज
अ 3-dimensional network of fibrous protein, यानी ये आपको सेल के अंदर हर एंगल में नजर आएगा, इधर उधर इस तरफ उस तरफ, पूरे सेल में ये फैला हुआ एक फाइब्रस प्रोटीन का नेटवर्क है। प्ले रोल इन सेल डिवीजन, सेल वॉल डिपोजिशन, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज एंड शेप एंड सेल मूवमेंट। 3 टाइप है साइटोस्केलेटन के, जो कि मिलके पूरे साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। उसमें एक है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट, दूसरी है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरी है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। सो माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट इस माइक्रोफिलामेंट से बड़े हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं इन सबसे बड़े हैं। तो यूं कह सकते हो आप कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये इन दोनों के दरमियान में है, इसलिए इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट रखा गया है। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है, जिस तरह देखें किस तरह से ये पूरा नेटवर्क जो है वो सेल में फैला हुआ है, और सेल को सीडोपोडिया वगैरह की फॉर्मेशन, सेल का शेप, सेल के ऑर्गेनेल को होल्ड करना वगैरह, ये सारा जो फंक्शन है ये परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रहा है। तो आइए एक एक कर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रो लफ्ज का मतलब वेरी स्मॉल, फिलामेंट का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। सॉलिड यानी ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। इनकी जो साइज है वो 7 नैनोमीटर इन डायामीटर एंड सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ। लंबाई में ये सेंटीमीटर्स में हो सकते हैं, डायामीटर इनका जो है वो 7 नैनोमीटर है। काम इनका क्या है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, एनिमल के सेल का जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो बाद में उसका फिर जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है तो उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवाने के लिए एक साइटोकाइनेसिन रिंग बनती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूं ऊपर से नीचे की तरफ पिंच ऑफ करके सेल को अलग करवाती है। तो इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये साइटोकाइनेसिस करवाना ये माइक्रोफिलामेंट का काम है। साइक्लोसिस, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म की जो अंदर ही अंदर मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। उसके अलावा सीडोपोडिया की फॉर्मेशन वगैरह ये माइक्रोफिलामेंट करवाते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट जिस प्रोटीन का बना हुआ है, जनरली वो प्रोटीन कौन सी होती है, एक्टिन प्रोटीन, ये याद रखना है। और इस एक्टिन प्रोटीन्स के साथ दूसरी प्रोटीन्स भी कभी कभार शामिल होती हैं, जैसे कि मायोसिन प्रोटीन हो गई, ट्रोपोनिन प्रोटीन हो गई, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन हो गई। लेकिन जो बुनियादी कोर है माइक्रोफिलामेंट का वो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। देखें ये एक एक्टिन फिलामेंट है, इसे आप क्या कहोगे, एक एक्टिन की फिलामेंट कहेंगे आप। सो दिस वन एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 फाइबर्स। ये 2 एक्टिन के फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरवाइन है, यानी एक दूसरे के ऊपर वाइंडेड है। तो इसकी एक एक प्रोटीन के यूनिट को आप कहते हो जी प्रोटीन। ये एक एक जो है ये क्या कहलवाता है, जी एक्टिन यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन। जब ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो इनसे क्या बन जाती है, फिलामेंट। जब मिले हुए फॉर्म में हो तो आप इन्हें कहोगे एफ एक्टिन, जब अकेला अकेला यूनिट हो तो आप इन्हें कहोगे जी एक्टिन। तो क्वेश्चंस में आपके यहाँ यूं फिगर सामने रख के आपसे पूछा जा सकता है कि भाई विच वन इज द एफ एक्टिन। तो ये पूरा जब थ्रेड होगा तो एफ एक्टिन, एक यूनिट है तो जी एक्टिन। ठीक है, तो जी इज द मोनोमर, जी इसका एक एक यूनिट है, और जो सारी एफ है वो यूं समझें कि पॉलीमराइज्ड एक्टिन फिलामेंट है। ठीक बेटा, सो सॉलिड फॉर्म में है, 7 नैनोमीटर डायामीटर है, लंबाई इसकी जो जितना सेल बड़ा होगा उसके हिसाब से हो सकती है। इट्स मेन फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना यानी सेल की मूवमेंट हो गई। साइटोकाइनेसिस, सेल की
साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवाना, उसके अलावा साइक्लोसिस यानी सेल की स्ट्रीमिंग करवाना और सीडोपोडिया की फॉर्मेशन। दूसरा है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, सॉलिड स्ट्रेंड। इसका जो डायामीटर है वो 8 से 11 नैनोमीटर इन डायामीटर, और इसकी जो लंबाई है वो सेवरल ये पुराना लगा हुआ है इधर, 10 to 100 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। इसकी जो लंबाई है वो 10 to 100 माइक्रोन मीटर होती है। सो 8 to 11 नैनोमीटर इन डायामीटर, और लेंथ जो है इसकी वो 10 to 100 माइक्रोन मीटर। बना हुआ होता है ये 5 मुख्तलिफ टाइप्स के प्रोटीन का। उन प्रोटीन के नाम के चक्कर में हमें फिलहाल नहीं पढ़ना, बस ये ज़हन में रख लें कि दिस इज मेड ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। डू नॉट असेंबल एंड डिसेंबल, याद रखना है ये साइटोस्केलेटन का टाइप जो है ये एक परमानेंट नेटवर्क होता है सेल में, ये असेंबल और डिसेंबल नहीं होता। तो यानी इसका बुनियादी काम सेल के शेप को मेंटेन करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मुख्तलिफ चीजों को अटैच करवाना इसका काम है। सो सेल के शेप को मेंटेन करता है, मसल की अटैचमेंट करवाता है, सपोर्ट ऑफ नर्व सेल एक्सॉन। हमने न्यूरॉन अभी जिसने पढ़ा है तो उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो सेल है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, वो यूं लंबा एक प्रोबोसिस होता है उसका एक्सॉन। तो उसकी एक्सॉन को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक यूनिट होगा तो वो मोनोमर कहलाएगा, 2 आपस में मिल जाएंगे तो डायमर कहलाएगा, जब 3 आपस में मिल जाएंगे तो टेट्रामर कहलाएंगे। इस तरह से काफी सारे मिल जाते हैं, और जो ये जो है वो 8 के फॉर्म में आ जाएं तो हम सिंपली इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्टामर्स कहते हैं। यूं काफी सारे ऑक्टामर्स जब आपस में मिलते हैं तो देन दे फॉर्म इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो सिंपली फंक्शन याद रखना है कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, अटैचमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द एक्सॉन। थर्ड वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो। याद रखना है कि इनका जो शेप है वो यूं है कि ये अंदर से खाली है, ट्यूब लाइक है, इसलिए इसका नाम ट्यूब्यूल रखा हुआ है। विथ द डायमीटर ऑफ 25 नैनोमीटर एंड 50 माइक्रोन इन लेंथ। ये बने हुए होते हैं किसके, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ट्यूबुलिन फॉर्म्स, ये एक ट्यूबुलिन का यूनिट, ये दूसरा ट्यूबुलिन का यूनिट, ये तीसरा ट्यूबुलिन का यूनिट, चौथा, पांचवा, यूं काफी सारे ट्यूबुलिन के जब यूनिट बन जाएंगे तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर को आप कहते हो प्रोटोफिलामेंट। क्या बेटा, प्रोटोफिलामेंट आर सिंपली कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का कॉलम है। इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल विद इन द सेल एंड सीलिया एंड फ्लैजिला। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या, सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं। लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम है, तो इन क्रोमोसोम से एक माइक्रोट्यूब्यूल इधर से अटैच होता है और एक माइक्रोट्यूब्यूल इधर से होता है। दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको अपोजिट डायरेक्शन में जब खींचते हैं तो ये क्रोमोसोम यूं दरमियान में से डिवाइड हो जाता है। तो दिस डिवीजन इज डन और परफॉर्म्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के उस फॉर्म को हम नाम देते हैं स्पाइंडल फाइबर्स। तो यहां पर देखें, ये स्ट्रक्चर याद करने की है। अब ये एक एक जो है वो हमारे पास एक एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। यूं ये जो कॉलम है ये 13 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम, 13 कॉलम्स होते हैं जो कि मिलके इस पूरे एक माइक्रोट्यूब्यूल को बनाते हैं। सो वन माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड ऑफ 13 कॉलम्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल जब बनते हैं